नमस्ते दोस्तों, राधे एजुकेशन हब किशनगढ़ रेनवाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखना है दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 में आने वाली जो सब्जेक्ट है वह है आपका पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, और उसके पर्सन लेके आए हैं आज हम पशुपालन के सामान्य परिचय के साथ। इसमें आज तक की जो सुपरवाइजर भर्ती है आपकी जेट, आईसीआर, बीएचयू, सीयूईटी, जो भी एग्जाम हुई है जिसमें एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के सामान्य क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चनों का करेंगे आज हम पोस्टमार्टम, और साथ ही पढ़ेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो देखना है दोस्तों, आज की क्लास में रहने वाली है सामान्य पशुपालन का सामान्य परिचय अर्थात कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 जो 8 मार्च को होने वाली एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास। चलो दोस्तों देखते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपको बताना दोस्तों कि जो एक कुबड़ वाला ऊंट होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। कैमेलस बैक्टीरियस है, या कैमेलस ड्रोमेडेरियस है, या केप्रा हिरिकस है, या ए व बी दोनों है। आपको बताना है दोस्तों कि एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। केप्रा हिरिकस। जो केप्रा हिरिकस है ना दोस्तों, ये केप्रा हिरिकस किसका है, बकरी का। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, केप्रा हिरिकस। वहीं मैं बात करूं भेड़ का, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओविस एरिस, ओविस एरिस, ओविस एरिस। इसके अलावा मुर्गी का आपको पूछ ले तो मुर्गी का आपको बताना है गैलस डोमेस्टिकस। क्या है दोस्तों, गैलस डोमेस्टिकस। साथ में ही सेम इसी की जैसा है सुअर का। सुअर का वैज्ञानिक नाम पूछे तो गैलस की जगह कर देना आपको सस डोमेस्टिकस, सस डोमेस्टिकस। हमको पूछा गया है सवाल में कि एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम, तो ऊंट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाला और दो कुबड़ वाला। एक कुबड़ वाले ऊंट का नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडेरिस। क्या होता है दोस्तों, कैमेलस ड्रोमेडेरिस। और दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैमेलस बैक्टीरियस। तो ये किसका हो गया, दो कुबड़ वाले का। दो कुबड़ वाले का तो कौन सा हो गया दोस्तों, कैमेलस बैक्टीरियस। और जहां ड्रो की या दो की ध्वनि आए ना दोस्तों, तो वो बताना आपको किसका हो गया, कैमेलस ड्रोमेटेरियस, मतलब एक कुबड़ वाले का नाम हो गया। ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी, कैमेलस ड्रोमेटेरियस। नेक्स्ट सवाल, NBAGR के अनुसार भारत में ऊंटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है। आपको बताना एक संस्था है आपकी NBAGR, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, जो आपके करनाल हरियाणा में है। उसके अनुसार कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है, वो भी किसकी पूछी है, ऊंट की। तो 12 है, 19 है, 37 है, या 9 है। तो NBAGR के अनुसार कितनी है दोस्तों ऊंट की नस्लें, 9 नस्लें पंजीकृत है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन, पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का पालन पोषण, प्रबंधन व अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आपका पशु शरीर रचना विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, या एनिमल हस्बेंड्री। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पशुओं की पालन पोषण एवं रख रखाव आदि क्रियाओं का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान। कौन सा हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन सी। इसके अलावा आपको याद रखना है भारत में पशुपालन विज्ञान के जनक, भारत में पशु पालन विज्ञान, भारत में पशुपालन विज्ञान के जनक वो कौन है दोस्तों, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। भारत में पशुपालन विज्ञान का जनक पूछे तो कौन सा है दोस्तों, वर्गीज कुरियन। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, जो सबसे पहले हमने पशु को पाला
जो पशुपालन सर्वप्रथम किया वो कितने सालों से किया जा रहा है, लगभग कितने पुराने सालों से, लगभग 6000 ईसा पूर्व। कितना दोस्तों, सब लगभग 6000 ईसा पूर्व से पशुओं का पालन किया जा रहा है। और इस पालन का मुख्य जो उद्देश्य था वो था भोजन प्राप्ति करना। क्या था दोस्तों, भोजन प्राप्ति करना, अर्थात भोजन में भी पशु का मांस लिया जाता था। तो आपको याद रखना है कि पशुपालन का जो अध्ययन है वो कौन सी शाखा के अंदर किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पालन पोषण आदि क्रियाओं का अध्ययन। और भारत में जो पशुपालन विज्ञान का जनक है वो कौन सा है, वर्गीज कुरियन। और पशुपालन जो हम पाल रहे हैं वो कितने सालों से पाल रहे हैं, लगभग 6000 ईसा पूर्व। और सबसे पहले हमने पशुओं को पाला, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भोजन प्राप्ति। और भोजन में भी क्या दोस्तों, मांस के लिए पाला गया था। तो ऑप्शन के जो पर्सन है इसके हिसाब से कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखना दोस्तों, हाँ, सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ है आपके पशु का नाम और एक तरफ है मांस का नाम। तो आपको यह बताना दोस्तों कि जो पशु है उस कौन से पशु का मांस को क्या कहते हैं। जैसे आपका बकरी है, भेड़ है, हिरण है, भैंस है, इस तरह तो पशु के नाम है। और इस तरफ क्या है, बफन, फ्लेश, चेवन, वेनिसन या मटन, अर्थात मांस के नाम। तो आपको सुमेलित करना है कि कौन से पशु का मांस को क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बकरी, बकरी के मांस को क्या बोलते हैं हम, चेवन या चीवन, चेवन या चीवन भी बोल सकते हो आप। बात करूं भेड़ के मांस को, भेड़ है ना मटक के चलती है, तो भेड़ का क्या हो जाएगा, मटन। भेड़ कैसे चलती है, मटक मटक के चलती है, तो भेड़ का क्या हो जाएगा, मटन। इसके अलावा हिरण, हिरण कहाँ पे रहती है, वन में रहती है, जंगल में रहती है। तो वन में रहेगी तो वन को क्या बोलेंगे, वन से क्या हो गया आपका, वेनिसन, वन से क्या हो गया, वेनिसन। हिरण कहाँ रहती है, वन में। और भैंस, भैंस बफेलो, भैंस बफेलो से क्या हो गया, बफन। भैंस को बोलते हैं इंग्लिश में बफेलो, बफेलो से क्या हो गया, बफन या फ्लेश। तो एक का क्या हो रहा है, 2, फिर बी का क्या हो रहा है, 4, और सी का क्या हो रहा है, 3, और डी का क्या हो रहा है, 1। 2 4 3 1, देखो ना दोस्तों, 2 4 3 1, ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी। इसके अलावा कुछ पशु और है, उसके नाम बता देता हूं मैं आपको, नोट कर सकते हो आप। जैसे मान लो एक पशु है आपका मुर्गी, मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, चिकन। जो मुर्गी होती है दोस्तों उस मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, चिकन। और चेवन किसके मांस को बोल दिया हमने, बकरी के मांस को। जो गाय है उस गाय के बछड़े के मांस को, गाय के बछड़े को मांस को बोलते हैं क्या दोस्तों, विल। क्या बोलते हैं दोस्तों, विल। और गाय के मांस को बोलते हैं बीफ, गाय के मांस को बोलते हैं बीफ। गाय के बछड़े को मांस को बोल दिया हमने विल, और गाय के मांस को बोल दिया बीफ। तो गाय का मांस बीफ, बछड़े का मांस विल, मुर्गी का मांस चिकन, और आपका जो बकरी है इसका मांस को चेवन या चीवन, भेड़ के मांस को मटन, भैंस के मांस को बफन, हिरण के मांस को वेनिसन। इसके अलावा सुअर के मांस को, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुअर के मांस को क्या बोलते हैं, पोर्क। और किया नमकीनी मांस, और किया नमकीनी मांस कहा जाता है। तो ये प्रमुख जो पशु है और उनके जो मांस है उनके नाम दिए गए हैं, आपको याद रखना है। मुर्गी, बकरी, भेड़, हिरण, भैंस, इधर है सुअर, बछड़े और गाय का आपको याद रखना है। आगे देखना दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट सवाल, मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय को अंतराल को क्या कहते हैं। कोई मादा पशु है, उसने गर्भधारण किया, वहां से लेके प्रसव अर्थात जब तक वो ब्याहेगी उसके जो बीच का काल है उसे क्या बोलेंगे। अर्थात आप कह सकते हो कि गर्भधारण से लेके प्रसव, अर्थात जब हमने क्या करवाया, प्रजनन करवाया, वहां से लेके जब उसका वो ब्याहेगी उसके जो बीच का काल होगा ना उसे क्या बोलेंगे हम, उस पशु का गर्भकाल। क्या बोलेंगे, उस पशु का गर्भकाल। तो मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के काल को क्या कहते हैं दोस्तों, गर्भकाल कहा जाता है, गर्भकाल कहा जाता है। कुछ पशुओं के गर्भकाल लिखाता हूं मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, देखना दोस्तों। एक आता है आपका गाय। तो गाय कितने दिन से ब्याहती है,
280 से 282 दिन। कितने दोस्तों? 280 से 282 दिन। वहीं भैंस का गर्भकाल पूछे तो भैंस का कितना हो जाएगा? 310 दिन। 310 दिन। अब भेड़ बकरी का आपको साथ में याद रखना है। भेड़ और बकरी एवरेज होता है इसमें 150 दिन, लेकिन भेड़ में कम से कम 3-4 दिन कम होता है और बकरी में 3-4 ज्यादा होते हैं। अर्थात भेड़ में हो जाएगा 145 से 147 दिन। वहीं बात करूं मैं आपके बकरी की, तो बकरी के में हो जाएगा 150 से 155 दिन। तो ये क्या हो गया? भेड़ का गर्भकाल और बकरी का गर्भकाल। इसके अलावा आपको पूछ ले ऊँटनी। ऊँटनी का गर्भकाल कितना होता है दोस्तों? 390 दिन। कितना होता है? 390 दिन। सुअरी, अगर सुअरी का गर्भकाल पूछे ना तो ये हो जाएगा 3 सप्ताह 3 माह 3 दिन, मतलब 114 दिन। कितने दिन से? 114 दिन से सुअरी का गर्भकाल होता है। और जो मुर्गी से हमें अंडा प्राप्त होता है, उस अंडे से चूजा निकलने की जो टाइम होता है वो है आपका 21 दिन। कितना दिन है? 21 दिन। तो ये प्रमुख है आपके पशुओं के गर्भकाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमने कौन सा पढ़ा? गाय का। गाय होती है 280 से 282 दिन। उसके अलावा भैंस 310 दिन, भेड़ 145 से 147 दिन। वहीं बात करूं बकरी, तो बकरी थोड़ी ज्यादा है, 150 से 155 दिन है। ऊँटनी 390 दिन और सुअरी कितना है? 114 दिन। कितना दिन? 114 दिन। तो प्रश्न का जो आपका आंसर हुआ वो आपका ऑप्शन बी। कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट, ऊँट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? आपको बताना है कि ऊँट में इन चारों में से कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। जो पशुओं में आमाशय, आमाशय के 4 प्रकार होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, ओबेमेजम। आपको यह बताना इनमें से कौन सा ऊँट में अनुपस्थित होता है। हमने पढ़ा जो पशुओं का आमाशय होता है वो आमाशय को हमने 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। मतलब आमाशय के 4 प्रकार होते हैं। एक तो हो गया आपका रूमन, एक हो गया आपका रेटिकुलम, एक हो गया आपका ओमेजम, एक हो गया दोस्तों आपका एबोमेजम। एबोमेजम, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। अब ध्यान क्या रखना दोस्तों? जो रूमन है ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। अर्थात कितना होता है? 80%। कितना होता है? कुल टोटल आमाशय कितना भाग होता है? 80%। रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। रेटिकुलम की जो आकृति होती है ना दोस्तों, ये कैसी होती है? मधुमक्खी के छत्ते के समान। कैसे होती है? मधुमक्खी के छत्ते के समान। ओमेजम ये क्या करता कार्य? इसका कार्य है दोस्तों जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण करना। जो ओमेजम भाग है यह आपके ऊँट में नहीं पाया जाता। कौन सा भाग नहीं पाया जाता? ओमेजम भाग ऊँट में नहीं पाया जाता। इसलिए आपने सुना होगा कि ऊँट ज्यादा लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। अर्थात ये वाला भाग नहीं पाया जाता, इसलिए क्या नहीं होता? जल का अवशोषण नहीं होता, तो ऊँट लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ऊँट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? कौन सा होता है दोस्तों? ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलो दोस्तों, रुमंती पशुओं में आमाशय के कुल कितने भाग? रुमंती अर्थात जुगाली करने वाले पशु, वह पशु जो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। उनमें आमाशय है उसके कितने भाग पाए जाते हैं? अभी हमने बात की थी रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, ओबेमेजम। तो कितने हो गए दोस्तों? 4 आमाशय के प्रकार पाए जाते हैं। कौन से पशुओं में? रुमंती पशुओं में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विनिंग किससे संबंधित है? मुर्गों में प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना, गाभिन मादा पशु के अंतिम जो ट्राइमेस्टर में अतिरिक्त जो दाना देते उसे कहते हैं, या छोटे पशुओं में सींग को रोंदन या सींग को काटते उसे कहते हैं, या नवजात बछड़े को मां से अलग करके पालना क्या कहलाता है? आपको बताना है विनिंग। जो पशुओं में क्रिया होती है आपकी विनिंग की, ये क्या होती है?
देखो दोस्तों, एक तो होती है वीनिंग, एक होती है सकलिंग। एक तो आपने पढ़ा वीनिंग, एक क्या होती है सकलिंग। अब वीनिंग क्या होती है, सकलिंग क्या होती है? वीनिंग सकलिंग का अर्थ होता है साथ साथ। क्या हो दोस्तों? सकलिंग का अर्थ होता है साथ साथ, अर्थात आप कह सकते हो कि जो नवजात बछड़ा है उसको उसकी माँ के साथ रख के पालना, अर्थात उसकी माँ के साथ पालेंगे, साथ में पालेंगे, सकलिंग कहलाएगा। वहीं उस नवजात बच्चे को हम अपनी उसकी माँ से अलग रख के या अलग करके पालेंगे तो वो क्या हो गया आपका वीनिंग। वीनिंग पूछा है, ऑप्शन कौन सा? डी। नवजात बछड़े को मां से अलग रख के पालना क्या कहलाता है दोस्तों? वीनिंग की क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी। ऑप्शन कौन सा? डी। अब देख, सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो सुअर के मांस है उसको किस नाम से जाना था? अभी हमने बात की थी सुअर के मांसों की, मटन, मटक मटक कौन चल रही थी आपकी? भेड़ चल रही थी। वन, वन में कौन रहता है? हिरण। तो वेनिसेन किसका हो गया आपका? हरिण का। बीफ, अभी बात की हमने, गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। गाय के बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं? व्हील बोलते हैं। गाय के बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं? व्हील बोलते हैं। अब रही बात सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? पोर्क या नमकीनी। पोर्क या नमकीनी मांस। सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है? पोर्क। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊंटनी में गर्भकाल की अवधि कितनी? अभी हमने बात की थी गर्भकाल किसे कहते हैं? पशु के गर्भधारण से लेके प्रसव तक के काल को क्या बोलते हैं दोस्तों? गर्भकाल कहते हैं। अब आपको यह बताना है कि जो ऊंटनी है वो कितने दिन से ब्याती है, अर्थात उसका गर्भकाल कितना है? 280 से 82 दिन किसका था? अभी गाय का था। बात करूं मैं 310 दिन, ये किसका है? भैंस। 490 दिन और 390 दिन, तो ऊंटनी का गर्भकाल कितना हो गया दोस्तों? 390 दिन। किसका है? ऊंटनी का गर्भकाल। तो क्वेश्चन 10 का आपका जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। भेड़ व बकरी, ये बकरी है दोस्तों, भेड़ व बकरी, ये बेकरी कर दिया यहाँ पे। भेड़ व बकरी के मांस को, सॉरी, भेड़ व बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? तो नाड़ी दर होती है वो कौन सी धमनी है जो भेड़ बकरियों में ज्ञात करते हैं? कॉक्सिजियल है, फीमोरल है, मैक्सिलरी है या फेशियल धमनी है? आपको बताना कि जो भेड़ व बकरी उसमें नाड़ी दर ज्ञात करने की धमनी कौन सी? कॉक्सिजियल। कुणसिजियल, कॉक्सिजियल किसकी है दोस्तों? गाय भैंस की है। कॉक्सिजियल किसकी है? गाय और भैंस की। कॉक्सिजियल किसकी है? गाय और भैंस की। फेशियल, फेशियल धमनी किसकी है? आपके सुअर गधा खच्चर, सुअर गधा खच्चर। और वो जो फीमोरल धमनी है ना दोस्तों, फीमोरल धमनी किसकी हो जाएगी? आपके भेड़ व बकरी की। भेड़ व बकरी की। तो जो नाड़ी दर ज्ञात करने की धमनी होती है भेड़ बकरी की, वो कौन सी है? फीमोरल धमनी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। कौन सा है? फीमोरल धमनी। नेक्स्ट, घोड़ों के समूह को क्या कहते हैं? ड्रो कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, ट्रिप कहते हैं, पैक कहते हैं? ड्रू ड्रू चिल्लाते हैं, सुअर में आएगा तो ड्रू। फ्लॉक, जो भेड़ों का समूह होता है, ग्रुप, उसे क्या बोलेंगे हम? फ्लॉक। भेड़ का समूह, तो ये किस में आ जाएगा आपका? भेड़ के समूह क्या बोलेंगे दोस्तों? फ्लॉक। ट्रिप, ट्रिप किसका आएगा? बकरी का आएगा। ट्रिप किसका आएगा? बकरी का। और घोड़ों के क्या रखेंगे हम? पैक करके रखेंगे, अर्थात घोड़ों के समूह को क्या बोलेंगे? पैक। घोड़े के समूह को क्या बोलेंगे? पैक। ऑप्शन सी। घोड़ों को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थात जो घोड़े होते हैं उसके रखने के स्थान को क्या बोलेंगे? पेन, स्टाई, शेड या स्टेबल। जो गाय, सॉरी, बकरी और भेड़ होती है ना दोस्तों, भेड़ व बकरी के रखने के स्थान को क्या बोलते हैं? भेड़ प्लस बकरी, इन दोनों को रखने के स्थान को बोलते हैं हम पेन। वही बात करूं मैं बारन या बाड़ा, जहां किसको बांधा जाता है, मतलब किसको रखा जाता है? गाय व भैंस को रखा जाता है। शेड या स्टेबल, तो घोड़ों को जिस स्थान पे रखते हैं
उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फाउल पॉक्स में बर्दियाकृत नर को कहते हैं। जो फाउल पॉक्स मतलब मुर्गियां होती है उसमें जो बर्दियाकृत नर है उसे क्या बोलेंगे? होग, जेल्ड, केपोन या वीडर या वेडर। जो वेडर है या आपके भेड़ व बकरी से संबंधित है, तो वेडर तो आएगा नहीं, किस में आएगा? ये भेड़ या बकरी। केपोन फाउल पॉक्स जो मुर्गियां होती है ना दोस्तों, उसमें जो बर्दियाकृत नर है उसे क्या बोलेंगे? केपोन। और मुर्गियों में बर्दियाकृत करने की क्रिया को कहते हैं केपोनाइजेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? केपोनाइजेशन। मुर्गियों में बर्दियाकृत करने की क्रिया को क्या कहते हैं? केपोनाइजेशन। नाइजेशन। और जो मुर्गियों में चोंच को काटते हैं उसे डिबार्किंग कहते हैं। आपको याद क्या रखना है? फाउल पोच में बर्दियाकृत नर को क्या बोलते हैं? हम केपोन कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखना, पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम। आपको बताना जो मुर्गी होती है उस मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस है, या फिर आपका इक्वस केबेलस है, सस डोमेस्टिकस है, गेलस। अभी इसकी तो बात पीछे करके आ गए। सस डोमेस्टिकस है, तो सस डोमेस्टिकस किसका है? सुअर का। किसका दोस्तों? सुअर का है। वहां गेलस की बात करूं तो गेलस कौन है? आपकी मुर्गिया है, अर्थात मुर्गी का क्या हो गया? गेलस डोमेस्टिकस। ओविस एरिस, ओविस एरिस किसका हो गया? भेड़ का। ओविस एरिस किसका हो गया? भेड़ का। और वही बात करूं मैं घोड़े, सॉरी पोल्ट्री, पोल्ट्री का क्या आएगा इसमें? गेलस डोमेस्टिकस। जो मुर्गी है वही तो आपकी पोल्ट्री है, तो पोल्ट्री क्या आ गया? गेलस डोमेस्टिकस। इक्वस केबेलस किसका हो गया? घोड़े का। घोड़े का। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? गेलस डोमेस्टिकस। ऑप्शन डी। 16 क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। घोड़ी में जो जवान मादा होती है उसे कहते हैं फिली, सही बात है। सुअरी में जवान मादा को गिल्ट कहते हैं, ये भी सही है। बकरी में जवान मादा को कोल्ट कहते हैं, ये गलत बात है। जो बकरी में जवान मादा है उसे कहते हैं गोटलिंग। क्या कहते हैं? गोटलिंग। और जवान नर है उसे कहते हैं बकलिंग। तो कोल्ट इसका गलत है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी। पर्सन 16 का ऑप्शन क्या है? सही जवाब सी। मुर्गियों को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को कहते हैं शेड कहते हैं, स्टेबल कहते हैं, केज कहते हैं या स्टाई कहते हैं। आपको बताना है अगर मुर्गियों को जिस स्थान पर रखते हैं उसे शेड कहते हैं, स्टेबल या केज या स्टाई, तो वह है आपका केज। क्या कहलाता है? केज। नेक्स्ट सवाल, स्वयं बफेलो व रिवर बफेलो में क्रमशः गुणसूत्र क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? 50 48, 54 48, 60 48 या 48 50? ये भी नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा। स्वयं बफेलो व रिवर बफेलो, स्वयं अर्थात दलदली, दलदली भैंसे। एक होती है आपकी कौन सी दोस्तों? रिवर, नदी वाली या साफ जल वाली भैंसे। अब आपको यह बताना है कि जो रिवर बफेलो होती है उस रिवर बफेलो के में क्रोमोसोम संख्या पाई जाती है 48। कितने दोस्तों? 48। और आपके जो सॉरी स्वयं में पाई जाती है 48 और रिवर में कितनी पाई जाएगी? 50। कितनी पाई जाएगी? 50। और वहां आगे में बात करूं जो स्वयं बफेलो है, दलदली मांस वाली जो दलदली भैंस है उसके मांस को बोलते हैं कैराबी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैराबी। और जो बच गया कौन सा आपका? रिवर, नदी वाली, उसको क्या बोलेंगे हमें? वफन, वफन। तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आगे देखना दोस्तों, बेस में स्ट्रेस अवधि मध्य चक्र, मध्य चक्कर की अवधि क्या होती है? 20 दिन, 16.5, 21 दिन या 23 दिन। जो 16.5 मतलब 16.5 किसकी है? सिर्फ भेड़ की है। 20 दिन आप बकरी को मान सकते हो और 21 दिन किसका है आपका? गाय और भैंस का। गाय और भैंस का जो स्ट्रेस अवधि होती है, मध्य चक्र अवधि होती है, कितने दिन की होती है दोस्तों? 21 दिन की होती है। ऊँटनी में कितनी होती है? 23 दिन की। साथ में ऊँटनी का भी याद रखना, ऊँटनी में कितनी होती है मध्य चक्र अवधि? 23 दिन की। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, घोड़ी के नवजात बच्चे को कहते हैं, जो घोड़ी का नवजात बच्चा है दोस्तों उसे क्या बोलेंगे? फॉल। क्या बोलेंगे? फॉल। घोड़ी के नवजात बच्चे क्या बोलेंगे? फॉल।
निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। गाय में स्ट्रेस की अवधि 21 दिन होती है। बकरी की वयस्क मादा को नैनी या डोई कहते हैं। भेड़ में बधियाकृत नर को विडर कहते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। असत्य बचाना है, देखो दोस्तों यहाँ पे सत्य कर लेना। उपयुक्त में से सत्य कथन को बचाना है। सत्य कथन आपका कौन सा है? तो देखो, गाय भैंस में स्ट्रेस अवधि मध्यचक्र अवधि किस दिन होती है? जो वयस्क बकरी होती है उसे क्या कहते हैं? नैनी या डोई कहते हैं। और भेड़ में जो बधियाकृत नर है उसे क्या कहते हैं? वेडर कहते हैं। ये भी सही है। आप कह सकते हो ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गोवंश का वैज्ञानिक नाम, जो गाय है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय आपके दो प्रकार से पढ़ेंगे, देसी और विदेशी। जिसे आप संकरित गाय भी या संकर गाय भी बोल सकते हो। देसी गाय हमारी माता है, इंडिया की क्या है? बोस है। तो क्या है देसी का वैज्ञानिक नाम? बोस इंडिकस। और विदेशी गाय का क्या है? बोस टार्टस। बोस टार्टस। पूछा क्या है? गोवंश का वैज्ञानिक नाम? ओविस एरिस भेड़ का हो गया। केपरा हिरिकस बकरी का हो गया। बुबेलिस ये आपका भैंस का हो गया। और बोस इंडिकस किसकी हो गई? गाय का वैज्ञानिक नाम हो गया। हिप्पर, भेड़ की जवान मादा हिप्पर कहलाती है, या भैंस का जो जवान नर होता है, या गाय की जो जवान मादा है, या गाय का बच्चा? आपको बताना दोस्तों, हिप्पर किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन संख्या 23 है हिप्पर। इस हिप्पर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।